हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडी। ये जनरल स्टडीज़ का तीसरा सेट है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस और आपके यूपी फैक्ट्स के साथ साथ जनरल करंट अफेयर्स भी आपको देखने को। ये यूपी ट्रिपल एस सी, स्पेशली फॉर द यूपी ट्रिपल एस सी जो पीईटी के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसके लिए यह काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि एग्जाम्स आपके 2-3 दिनों में होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप बता दें। कैटलिस्ट स्टडी द्वारा कुछ बैचेस लाए जा रहे हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री के बैचेस हो गए, एंशियंट हिस्ट्रीज में ब्रीफली पढ़ाए जाएंगे, मेडिवल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, तो इसको ब्रीफली में पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये इसको भी आपको काफ़ी डिटेल और काफ़ी ब्रीफली पढ़ाई जाएंगी। इंडियन पॉलिटी के बैचेस आ रहे हैं, जैसे उसमें पूरा जो इंडियन पॉलिटी का पूरा सिलेबस होता है उसको पूरा कवर किया जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स में भी पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें, ये चारों बैचेस काफ़ी अच्छे होंगे। और आपको करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो हम करंट अफेयर्स के भी बैचेस लाए गए हैं जो मंथली आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मैथ्स के भी बैचेस उसके बाद आएंगे, यूपी लेवल के जो एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर एनआरए सीईटी होने वाला है, तो उसके मद्देनजर काफ़ी बैचेस आपको लाए जाएंगे। तो आप बस चैनल के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन विच प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और हॉर्स रिमेन्स वाज फाउंड, कौन से जगह पे घोड़े के अवशेष मिले थे? तो वो मिले थे शुक्रतोड़ा में। शुक्रतोड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि वो इंडस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। हड़प्पा की अगर बात करें तो ये पहला डिस्कवर्ड सिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहला डिस्कवर्ड सिटी है, इसकी वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये रावी नदी के किनारे और इसको दयाराम साहनी ने खोजा था। इसमें अगर बात करें क्या क्या मिले थे, तो वो मिले थे टेराकोटा मिले थे, इसमें आपको मिले थे कफिन मिले थे इसमें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो ये लरखाना डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान में है, लरखाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये इंडस नदी के किनारे पड़ता है। लरखाना डिस्ट्रिक्ट में आपको डांसिंग गर्ल मिली थी, बियर्डेड मैन के मूर्ति जो थी वो मिली थी, ग्रेट बाथ मिले थे, रिचुअल्स बाथ जो थे, आपके बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली थी। ठीक है। ग्रेनरीज हड़प्पा में भी मिली थी, 7 ग्रेनरीज मिली थी हड़प्पा में, लेकिन मोहनजोदारो में भी काफी ग्रेनरीज मिली थी। लोथल एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोथल इकलौता हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये एक जगह थी जहाँ पे डॉकयार्ड्स थे। ट्रेड के लिए लोथल को काफी यूज किया जाता था, जो सी ट्रेड हुआ करते थे, तो लोथल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शुक्र तोड़ा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये कितने स्टेट से पास होती है इंडिया में? तो ये होती है 5 स्टेट से। वो स्टेट कौन कौन से है? वो स्टेट्स हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट है जहां से पास होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर बात करें जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके अप्रॉक्स मिडिल से, इंडिया के मिडिल से गुजरता है और ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। सब ट्रॉपिकल जो नॉर्थ वाला ये पार्ट है उसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, और जो ये साउथ वाला पार्ट है इसको ट्रॉपिकल पार्ट बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं इसको। ठीक है। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइप, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है तो वो 8 स्टेट से पास होता है। एक नजदीकी सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक कौन सी सिटी है, तो वो उदयपुर या इधर त्रिपुरा, जो त्रिपुरा वाला रीजन पड़ेगा इंडिया में इधर साइड, ये त्रिपुरा जो सबसे नजदीक शहर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वो है उदयपुर त्रिपुरा। ये उदयपुर त्रिपुरा में है, याद रखेंगे। ठीक है। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अगर ग्रीनविच टाइम से जो कि लंदन से गुजरता है उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, कितने घंटे का डिफरेंस पड़ जाता है, तो वो लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस पड़ता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 5 स्टेट से गुजरता है। प्रावती वॉज द डॉटर ऑफ विच गुप्ता रूलर? कौन से गुप्ता रूलर की ये बेटी थी? तो वो थी चंद्रगुप्त सेकंड। अगर चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो इनके मेहरौली इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में पता चलता है। मेहरौली इंस्क्रिप्शन में इनके समय में एक फेमस पोइट थे जिनका नाम था कालिदास इनके समय में थे। गुप्ता रूलर है, जो गुप्ता डायनेस्टी थी, उसके फाउंडर श्रीगुप्ता। समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये किसने बोली थी, ये बात किसने बोली थी? तो ये बोली थी वीए स्मिथ ने। ठीक है। समुद्रगुप्त को और बोला जाता है जैसे कविराज बोला जाता है। इनको वीणा बजाने का काफी शौक था। इनके कोर्ट में एक फेमस थे जिन्होंने इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो थी जिसमें इनके बारे में पता चलता है, जो हरिसेना, वो थे इनके कोर्ट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त फर्स्ट की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई थी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ। कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई थी और चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजा धीराज भी बोला जाता है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट सेज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसको आप एबॉलिश, उसके साथ खिलवाड़ या जो भी है उसको आप नहीं कर सकते हैं। तो वो किस में बात की गई थी? ये की गई थी, फेमस केस है केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप पॉलिश या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसके साथ छिड़कानी नहीं कर सकते हैं। इसी केस के बाद जो फंडामेंटल राइट पहले हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको लीगल राइट में ट्रांसफर कर दिया गया था। आईसी गोरखनाथ केस 1971 में पंजाब में हुआ था। ये एक लैंड एक्विजिशन का केस था, लैंड एक्विजिशन जिसमें सरकार इनके पास काफी जमीनें थी जो सरकार उसको एक्विजिशन मतलब ले रही थी, जिसके लिए इन्होंने केस कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी के तहत। तो ये केस जीत गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जी हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में उसमें हुआ करती थी, जो बाद में चलकर लीगल राइट हो गई थी। पेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो वो वेरोबरी केस में बोला गया था। मंडल कमीशन की अगर बात करें तो मंडल कमीशन में आपके रिजर्वेशन के लिए बात की गई थी। पहले क्या था कि बैकलॉग्स, जैसे बैकलॉग्स बंद कर दिए गए थे कि आप पहले की जो सीटें हुआ करती थी वो अगर बच जाती थी तो वो आगे चल के उसको फिर ऐड किया जाता था, तो उसको बंद कर दिया गया था। तो इन्होंने इस कमीशन के बाद बैकलॉग भी स्टार्ट हो गए थे। फिर 50% तक लिमिट दिया गया था कि इससे ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा रिजर्वेशन भी देने जाने लगे थे, तो मंडल कमीशन वो था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है केशवानंद भारती केस। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में चला था उसका समय क्या था? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो उसका टाइम पीरियड था 1967 से 1990। वो 3 फेजेस में चला था, 3 फेजेस में ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया में चलाया गया था। ठीक है। अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो हैं N.E. बॉरलैंग थे फादर ग्रीन रिवॉल्यूशन के। इंडिया में कौन था? तो इंडिया में काफी लोग जानते होंगे, बहुत फेमस थे, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था इंडिया में? सबसे पहले तो वो पंजाब वाले रीजन से स्टार्ट हुआ था, इनिशियली वहीं से स्टार्ट किया गया था, पंजाब वाले रीजन से। तो MS स्वामीनाथन जो थे वो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे। ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली किस पे फोकस किया गया? हाइब्रिड सीड पे फोकस किया गया, फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, फिर आपका इरिगेशन में फोकस किया गया। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मेनली आपके अगर क्रॉप्स की बात करें तो इसको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किस क्रॉप्स को हुआ? तो वो राइस हुआ और वीट को। पल्सेस को भी हुआ था, लेकिन मेजरली अगर बात किया है तो वीट और राइस को सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हुआ था। तो 1967 से 1990 तक चला था। व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी क्या है? तो इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी इसका कैपिटल है। अभी यूएई में ही IPL होंगे, क्योंकि इंडिया में पहले होने वाले थे तो ये बीच में ही रोक दिया गया, इसके बाद यूएई में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसकी करेंसी पूछा है, तो करेंसी इसकी है दिरहम। अगर रियाल की बात करें तो रियाल किसकी करेंसी है? सऊदी अरबिया की करेंसी है रियाल। ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गई। आपकी कतर की करेंसी है रियाल, जिसकी कतर की राजधानी है दोहा और सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद। रिगिट किसकी करेंसी है? रिगिट है आपकी मलेशिया की करेंसी है, जिसका कैपिटल है कौलालंपुर। पैसो मैक्सिको की करेंसी है। पैसो क्यूबा की करेंसी है, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यूएई का कैपिटल, इस क्वेश्चन का आंसर है दिरहम। हु वाज द पोएट ऑफ कदम्बरी? कदम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक वो काफी फेमस हैं, वो हैं भानभट्टा, जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, मतलब उनके ये कोर्ट में थे हर्षवर्धन के। इन्होंने लिखी है हर्षचरिता भी इन्होंने ही लिखी है। फिर अगर बात करें कालिदास की, तो कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे, और ये चंद्रगुप्त सेकंड नवरत्न, उनके कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे। जैसे अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, वैसे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे, और ये नवरत्नों में से एक थे। हर्षवर्धन जो एक पुष्यभूति डायनेस्टी के ये रियल फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी बोले जाते हैं। अगर पुष्यभूति के अगर फाउंडर की बात करें तो वो थे प्रभाकर वर्धन। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इनकी भी कुछ बुक्स हैं, जैसे रत्नावली हो गई, प्रियदर्शिका हो गई, जयदेव ने गीता गोविंदा लिखी है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भानभट्टा। इन जेपीबी कमीशन 1949 में एक जेपीबी कमीशन आई थी, वो
मतलब स्टेट को बनाने के लिए एक कमीशन बैठाई गई थी लैंग्वेज बेसिस पे। तो उसमें जो पी है इसका मतलब क्या है, स्टैंड फॉर ये क्या है। तो पी जो है वो पताबी सीतारमैया, पी का मतलब है पताबी सीतारमैया। जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब आपका वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पताबी सीतारमैया। एक्चुअली जेपीपी कमीशन था क्या, जेपीपी कमीशन ये था कि ऑन द लैंग्वेज बेसिस पे उस समय लोग डिमांड कर रहे थे कि स्टेट का जो डिवीजन हो वो लैंग्वेज बेसिस पे किया जाए। खासतौर से आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन था उसमें लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। उसमें एक समय उस समय के फेमस लीडर थे पोट्टू श्री मुल्ले करके, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ मतलब आमरण अनशन किया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उसके बाद रिवोल्ट जो था वो काफी ज्यादा आंध्र प्रदेश वाले रीजन में बढ़ गया। उसके बाद जेबीपी कमीशन के बाद 1 अक्टूबर को 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, उसकी कैपिटल बनी कुर्नूल और लैंग्वेज बना तेलुगु। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले लैंग्वेज के लिए एक और कमीशन बनी थी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो धर कमीशन बनी थी। एसके धर उसके हेड थे। वो कमेटी जो बैठाई गई थी वो भी ऑन द लैंग्वेज बेसिस पे ही स्टेट का डिवीजन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा समीक्षा करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके एसके धर थे, जिसको कैंसिल कर दिया गया। मतलब उन्होंने बोला कि ये नहीं बन सकता है। उसके बाद ये जेपीपी कमीशन लाया गया, जिसको आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है प्रत्यक्ष कर जो सरकार हमसे लेती है, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से हमको पता चलता है। तो डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन है, तो वो है इनकम टैक्स। इसको प्रत्यक्ष हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका रिपोर्ट मिलता है कि कितना इंडिविजुअली जो दिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स में और भी टैक्सेस आते हैं, जैसे वेल्थ टैक्स हो गया, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तो ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स और सेल टैक्स आते हैं। कस्टम टैक्स भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही आता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा इनकम टैक्स। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन जो शहर है वो बसा हुआ है शिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पे कुंभ भी लगता है उज्जैन में, तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर गंगा की बात करें तो गंगा आपका गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगा बनती कैसे है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बनाते हैं। ठीक है, गंगा की अगर बात करें तो गंगा में कुछ शहर हैं जो फेमस हैं, जैसे फर्रुखाबाद हो गया, फर्रुखाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, वाराणसी और कानपुर। तो ये कुछ शहर हैं जो गंगा के किनारे बसे हैं। यमुना के किनारे फेमस शहर आपका बसा हुआ है आगरा। गोमती के किनारे जौनपुर, लखनऊ। तो ये कुछ शहर हैं जो इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उज्जैन। इसका क्वेश्चन का आंसर है शिप्रा। विच आईएनसी मतलब किस सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो महात्मा गांधी जो थे वो एक ही सेशन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, एक ही सेशन के वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो ये काफी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी कितने सेशन में वो प्रेसिडेंट बने थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि एक ही सेशन को उन्होंने मतलब प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट बनाए गए थे। वो सेशन था बेलगांव सेशन, जो कि 1924 में हुआ था। बेलगांव सेशन के वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कराची सेशन की अगर बात करें तो कराची सेशन इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसका पहली बात तो इसके प्रेसिडेंट जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें गांधी इरविन पैक्ट जो लाया गया था उसको रेटिफाई किया गया था। ठीक है, उसको रेटिफाई कर दिया गया था। इसमें रेटिफाई करने के लिए कराची सेशन में आपको काफी मतलब ज्यादा विरोध का भी सामना, जब लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी जब जा रहे थे तो काफी ज्यादा लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसी समय सरदार भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा काले झंडे भी इनको लाहौर में, कराची जाते समय लाहौर में काले झंडे को मतलब दिखाए थे। तो कराची। कानपुर की बात करें तो कानपुर में पहली फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट बनी थी किसी मतलब आईएनसी सेशन की। जो कौन था वो थी सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, पहली फीमेल इंडियन थी वो। अगर पहली अगर फीमेल पूछा जाए कि कौन से आईएनसी सेशन के पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई थी तो वो थी एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। ठीक है, लाहौर सेशन की अगर बात करें, लाहौर सेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रेसिडेंट बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की पहली बार बात की गई थी। उन्होंने बोला था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज मतलब स्वतंत्रता दिवस अपना मनाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है लाहौर सेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेलगांव सेशन। Which acts gives power to provinces? प्रोविंसेस को कौन से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी
कौन से एक्ट के तहत मिल गई थी? तो वो मिल गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें आपके डायरेक्टरी को खत्म, देश शासन को खत्म कर दिया गया था, आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी, इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई थी, इसमें गवर्नर जनरल की बात की गई थी कि वो इमरजेंसी लगा सकता है, तो काफी चीजें हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पॉलिटिक्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लगभग 75% जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की अगर बात करें तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से बोला जाता है। मॉर्ले मतलब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और मिंटो मतलब वायसराय ऑफ इंडिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें कम्युनल इलेक्ट्रोड्स की बात की गई थी। कम्युनल इलेक्ट्रोड्स के मतलब कम्युनिटी की बेसिस पे इलेक्ट्रोड्स होंगे अलग अलग सबके, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी और चेम्सफोर्ड वायसराय उस समय थे, उनको बोला जाता है। इसमें डायरेक्टरी की बात की गई थी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर की पहली बात की गई थी इसी में, ठीक है। तो देश शासन की बात इसमें की गई थी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात इसमें की गई थी, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बार पावर को डिसेंट्रलाइज करके प्रोविंसेस को थोड़ी थोड़ी पावर दी गई थी, ठीक है। पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया था। इसमें एक एडवाइजर जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे विलियम जोन्स, इसी एक्ट के तहत आए थे वो वायसराय को एडवाइज करने के लिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? कौन से साल में इंडिया में जीएसटी को लागू किया गया और कौन से? तो वो है 2017। 1 जुलाई 2017 को इंडिया में ये लागू किया गया। जीएसटी एक तरीके का ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। ये गुड्स और सर्विसेज पे ये लगाया जाता है। जीएसटी पहली बार कौन से देश ने लगाया था? तो जीएसटी पहली बार फ्रांस ने लगाया था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, फ्रांस पहली बार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में लगाया गया था। परीक्षा डैम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा डैम, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स होने वाले हैं तो यूपी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षा डैम कहाँ पे है? तो परीक्षा डैम बेतवा नदी पे है। परीक्षा डैम बेतवा नदी पे आपका रानी लक्ष्मीबाई डैम भी है। रामगंगा, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, फेमस ट्रिब्यूटरी है रामगंगा। भागीरथी की अगर बात करें, भागीरथी, तो भागीरथी आपके उत्तराखंड में बहती है। भागीरथी आपको भागीरथी, जैसे मैंने बताया कि भागीरथी और अलकनंदा मिलके यहाँ पे देवप्रयाग बनाते हैं, और फिर यहाँ से ये गंगा नाम से फिर आगे बढ़ती है, जो कि हरिद्वार में आके प्लेन्स में, पहाड़ियों से प्लेन्स में हरिद्वार में आके चली जाती है गंगा। तो भागीरथी पे एक फेमस डैम है टिहरी डैम, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। नर्मदा वो शहर है जिसपे जबलपुर शहर बसा हुआ है। जबलपुर, नर्मदा पे भी काफी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे आपके ओमकारेश्वर डैम हो गया, ठीक है, आपके बारगी डैम हो गया, आपका इंदिरा सागर डैम हो गया। नर्मदा आपका सतपुरा रेंजेस और विंध्या रेंजेस के बीच से रिफ्ट वैलीज बनाते हुए वेस्टर्ली फ्लोज रिवर हैं जो एस्चुरीज बनाती हैं। अरेबियन सी, बे ऑफ खंबात, मतलब बे ऑफ खंबात में जाके मिल जाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। तो नर्मदा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेतवा, ठीक है। Who was founded इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, और इनके साथ साथ एक और लोग थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भी थी, जिसने दो लोग मिलकर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाई। अगर दोनों का नाम आता है तो ठीक है, नहीं तो एक लोग किसी का भी नाम आए तो आप इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की फॉर्मेशन इन्होंने किया था। सीआर दास की बात करें, इनको देशबंधु बोला जाता है। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर, और मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मतलब वो स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया था? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस समय मतलब विड्रॉ कर लिया था महात्मा गांधी ने, जिसके बाद इन्होंने इसका गठन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली मूवमेंट जो हुआ था उसके ये फेमस, मतलब ये मेन लीडर थे, जिसके बाद वहां की औरतों ने इनको सरदार का टाइटल दिया था। सरदार का टाइटल इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो वहां के गांव की औरतों ने दिया था। इस चीज को याद रखेंगे आप। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सरदार का टाइटल किसने दिया था सरदार वल्लभ भाई, मतलब वल्लभ भाई पटेल को, तो वो उसमें ऑप्शन में महात्मा गांधी रहता है, तो महात्मा गांधी आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में गांव की औरतों का नाम नहीं है, मतलब गांव की औरतें, ये विलेज वुमेन्स ऑफ विलेज का अगर ना रहे, तब आप महात्मा गांधी को टिक मार सकते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल को सब कोई जानता होगा, काकोरी कांड, ट्रेन को लूट लिया था लखनऊ के पास काकोरी में, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। विच आर्टिकल टॉक अबाउट यूनिवर्सल सिविल कोड फॉर सिटीजन्स? यूनिवर्सल सिविल कोड की बात कौन सा आर्टिकल करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो करता है आर्टिकल
44। ये किसके तहत आता है? ये डीएसपीएस के तहत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के तहत ये आर्टिकल 44 आता है। आर्टिकल 38 भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है सोशल वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात करता है, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर आते हैं। आर्टिकल 32 ये फंडामेंटल राइट्स, काफी इंपॉर्टेंट है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, किसने बोला था? बी आर अम्बेडकर ने बोला था। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रेमेडीज पे बात करता है। अगर आप पे फंडामेंटल राइट्स का आपका कोई हनन करता है तो आप इसके तहत उसको सुप्रीम कोर्ट में इसमें वो कर सकते हैं, उसमें अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 21A की बात करें तो वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। इसको 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 44। इन विच ईयर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस? कौन से साल में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो 1998 में स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। अगर 1995 की बात करें तो 1995 में मिड डे मील स्टार्ट किया गया था इंडिया में, यूपी से स्टार्ट किया था मिड डे मील को 1995 में। 2006 की बात करें तो इस साल नरेगा का आपने नाम सुना होगा, रोजगार गारंटी एक्ट, उसको स्टार्ट किया गया था, जो बाद में चल के 2009 में उसको फिर आपका मनरेगा में ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, 1993 बलवंत राय कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम पे एक कमेटी जो बैठी थी जिसमें पंचायती राज सिस्टम को 3 टियर में इसको डिवाइड किया गया। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 1998। बिरहा इज अ फोक सॉन्ग ऑफ विच रीजन ऑफ यूपी? बिरहा जो है वो कौन से रीजन का मतलब फोक सॉन्ग है? तो जो पूर्वांचल वाले लोग होंगे उनको तो काफी अच्छे से पता होगा क्योंकि पूर्वांचल का ही ये एक फेमस सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, मतलब पूर्वांचल रीजन का। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में एक फेमस सॉन्ग है अल्लाह। ठीक है, ब्रजभूमि में रशिया, याद रखेंगे रशिया, और अवध में आपका कजरी, इसको आप ध्यान रखेंगे। बुंदेलखंड रीजन में एक फेमस डांस भी है जिसको बोला जाता है कार्तिक डांस, फोक डांस है, मतलब बुंदेलखंड रीजन में ये फेमसली बहुत ज्यादा फेमस है, कार्तिक डांस बोला जाता है। बुंदेलखंड रीजन का एक और चीज है जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि बुंदेलखंड वाले रीजन को सेंटर दिल्ली से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। मेन एम यही है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को दिल्ली से जोड़ा जाए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका है बुंदेलखंड जो रीजन है यूपी का, तो इसको देखते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्वांचल। इन विच ईयर नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कौन से साल में अडॉप्ट किया? तो वो किया 1947 22 जुलाई को अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। अगर 24 जनवरी की बात करें 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर 1934 की बात करें तो 1934 में फर्स्ट टाइम एम एन रॉय ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बार बात की थी, पहली बार अपना मतलब एडवाइस दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो वो थे एम एन रॉय। आप एम एन रॉय और बी एन रॉय में कंफ्यूज नहीं होंगे। बी एन रॉय जो थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीगल एडवाइजर थे, बी एन राव, और ये एम एन राव है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान को स्टार्ट कर दिया गया था, मतलब लागू कर दिया गया था। और कब अडॉप्ट किया गया था? वो अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी, मतलब 26 नवंबर 1949 को। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22 जुलाई 1947। हाउ मेनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर? इंडिया का कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से? तो वो 45 से 55% तक का जो रेशियो है, मतलब जो ये परसेंटेज है इसके बीच का, जो लगभग मान के चलिए कि आधा पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में आपके कुछ पॉइंट, अगर एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो काफी चीजें, जैसे अभी काला नमक धान जो सिद्धार्थनगर में काला नमक धान होता है, सिद्धार्थनगर यूपी वाले रीजन में, उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। फिर आपका एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको येलो गोल्ड 18 करके एक वाटरमेलन की वैरायटी है जिसको एक कंपनी है जर्मनी की, वो उसको बना रही, मतलब उसको एक्सपोर्ट कर रही है। अगर बात करें जामुन भी यूपी में वो किया गया, मतलब यूपी ने ग्रो किया, जो इसको एक्सपोर्ट किया गया है बाहर। एपेडा एक्सपोर्ट का काम, जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, इसको कौन देखता है? एपेडा देखती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 45 से 55%। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ यूपी?
यूपी का सेक्स रेशियो कितना है? तो यूपी का सेक्स रेशियो है 912, ठीक है। 2011 के सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो यूपी का 912 है। 829 की अगर बात करें तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है यूपी की, सेंसस के 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी है यूपी की ही। 902 की बात करें तो ये 0 से 6 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उनका सेक्स रेशियो है यूपी में ये, ठीक है। अगर 898 की बात करें तो ये 2001 का जो सेंसस हुआ था, 2001 वाला जो सेंसस हुआ था उसमें ये यूपी का सेक्स रेशियो था 898, तो 14% का, मतलब 14 का ग्रोथ हुआ है 14 का। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 912। विच चैनल सेपरेट इंडिया एंड इंडोनेशिया का कौन सा चैनल सेपरेट करता है? तो जो ये मैप है इंडिया का, अगर ऐसे कुछ मैप बने इंडिया का, तो जो यहाँ पे अंडमान निकोबार वाला जो रीजन है, तो ये जो ग्रेट निकोबार है और ये जो इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, इसको जो चैनल सेपरेट करता है, ये जो चैनल है उसका नाम है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है, ठीक है। अगर 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये निकोबार वाला द्वीप है और जो ये अंडमान द्वीप है उसके बीच से जो चैनल गुजरता है उसको 10 डिग्री चैनल बोला जाता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल की अगर बात करो तो 8 डिग्री चैनल आपका इंडिया का जो ये रीजन है, जो ये आपका मालदीव है, उसको सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करता है। तो मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट में है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 6 डिग्री चैनल। अगर बात किया जाए, जैसे इंडिया को श्रीलंका से कौन जोड़ता है, तो पाक स्ट्रेट है। कोको स्ट्रेट भी है। कोको स्ट्रेट वो जो अंडमान वाला ये रीजन है, अंडमान वाला जो ये रीजन है, अगर उसको जो ये म्यांमार वाले रीजन से कौन जुड़ता है, तो वो है कोको स्ट्रेट। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 6 डिग्री चैनल। जल्दापारा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है इंडिया के? जल्दापारा नेशनल पार्क, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये है आपके वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपके और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि गोरुमारा नेशनल पार्क हो गया, सिंघिला नेशनल पार्क हो गया, आपका न्योरा वैली नेशनल पार्क हो गया, बुक्सा नेशनल पार्क हो गया। तो काफी नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में भी हैं। अगर असम की बात करें तो असम में आपके नामेरी नेशनल पार्क है। आपके आसाम में एक नेशनल पार्क, आपके 6th नेशनल पार्क बना है वो रायमोना नेशनल पार्क हो गया। 7th बना है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क हो गया। तो काफी आसाम में भी नेशनल पार्क्स हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क सबसे ज्यादा, अगर स्टेट में अगर किसी में है तो मध्य प्रदेश में है। लगभग क्या मतलब 10 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। अगर सेकंड बड़े सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, अगर सेकंड की बात करें ओवरऑल इंडिया में अगर, तो वो 9 है अंडमान एंड निकोबार पे। जैसे अंडमान निकोबार की बात करें तो वहां पे महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, बे ऑफ कैम्पबेल है, आपका रानी झांसी नेशनल पार्क है। तो काफी नेशनल पार्क वहां पे भी हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपके फेमस है बहुत ज्यादा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो काफी नेशनल पार्क उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्ट बंगाल। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये कौन से स्टेट में है इंडिया के? तो ये है राजस्थान में। अगर बात करें ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का। इंडिया में टोटल 52 टाइगर रिजर्व हैं और ये 52nd टाइगर रिजर्व है, मतलब आखिरी टाइगर रिजर्व यही बना है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अगर 51 की बात करें तो वो तमिलनाडु में है, उसका नाम है मेघमलई सिरिवलीपुत्तूर। अगर तमिलनाडु के और टाइगर रिजर्व की बात करें, जैसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में 3 फेमस टाइगर रिजर्व है, मतलब 3 हैं ही, हमानगढ़, दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में काफी टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेलघाट टाइगर रिजर्व हो गया, तदोबा टाइगर रिजर्व हो गया, पेंच टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, और नावगांव नजीरा टाइगर रिजर्व हो गया, सह्याद्री टाइगर रिजर्व हो। तो काफी टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में और भी टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, कैटलिस्ट स्टडी के से, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है जिससे आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। इस पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, आपको कुछ चीज़ें जैसे जीएस के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। तो आप हम नई वीडियो, अगले वीडियो जो हम लोग डालते हैं इस पर इन्फॉर्म करते हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।